तो कहानी की शुरुआत होती है सन 1910 सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट में, जहां के बंजर रेगिस्तान में एक आदमी कड़ी धूप में तपी हुई रेत पर नंगे पैर चले जा रहा था। उसके पास एक खंजर था और कपड़े में लिपटा हुआ एक प्राचीन टॉय था जिसका धड़ किसी घोड़े या था लेकिन सर किसी गिद्ध जैसा था। वो आदमी बार बार अपने बच्चे अशरफ को याद कर रहा था और जब वो एकदम टूट गया तब हमें पता चला कि वो इसी खंजर से खुद अपने बेटे की जान लेकर आया है, एक डीमन के बस में होकर जो कनेक्टेड है इस टॉय से। उस डीमन का नाम है वोल्पाजू, ईविल का क्रिएटर और बच्चों का टेकर। डीमन ने इसके हाथों इसके बच्चे को खत्म करवा दिया पर और अब इसे पछतावा हो रहा है, इसलिए इतनी दूर आकर इसने टॉय को रेत में दबा दिया और फिर उस खंजर से अपनी भी जान ले ली ताकि डीमन उसका और यूज न कर पाए। फिर हम आते हैं सन 2003 पसाडेना कैलिफोर्निया के एक पुराने से जले हुए घर में, जहां रात के टाइम माइकी नाम के बच्चे ने टेबल के नीचे छुप के पुलिस के पास फोन लगाया है, उन्हें बताने के लिए कि मेरी माँ एक मॉन्स्टर है, वो मुझे हर रात डराती है। अभी वो अपनी माँ से छुपने की कोशिश कर रहा है लेकिन माँ ने उसे ढूंढ लिया और तब हम देख पाए कि सच में उसकी माँ मॉन्स्टर है। माइकी को क्या अपने रूप से वो किसी को भी डरा दे। माँ का नाम है एबिगेल। वो बड़ी डरावनी आवाज में बात कर रही थी और हरकतें भी उसकी बहुत अजीब थीं, लेकिन बीच बीच में उसकी आवाज नॉर्मल हो जाती और वो माइकी से माफी मांगने लगती, यानी वो डेमन के वश में है। और माइकी ने ये बोला कि मेरी माँ मुझे हर रात डराती है। माइकी ने उससे बचने की बहुत कोशिश की लेकिन आखिर में उसने माइकी को पकड़ ही लिया, पर उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया बल्कि उसके साथ बैठकर टीवी पर कार्टून देखने लगी। चैनल बदला तो न्यूज चैनल पे माइकी की ही न्यूज चल रही थी और न्यूज से पूरा मामला ही पलट गया। उसमें बताया जा रहा था कि माइकी को उसके घर से उठाया गया था 9 महीने पहले, तब से माइकी 9 महीने से गायब है। पिछले 1 साल में माइकी चौथा बच्चा है जो ऐसे गायब हुआ। पर सबसे मेन खुलासा ये हुआ कि एबिगेल उसकी माँ नहीं है। उसकी असली माँ टीवी पे रो रो कर भीख मांग रही है कि मेरा बच्चा मुझे लौटा दो। और सवाल ये है कि अपनी असली माँ को देखने के बावजूद भी माइकी इस भयानक लड़की को अपनी माँ क्यों बता रहा है। यहाँ पे हम क्लियरली उसका फेस देख पाए जिसमें ममता तो नजर नहीं आ रही। और क्योंकि माइकी ने पुलिस के पास फोन किया था, इसलिए थोड़ी देर बाद पुलिस वाला उस घर पे पहुंच गया और उसके आते ही एबिगेल ने माइकी को बोला कि जाकर छुप जाओ, अगर तुमने कोई हरकत की तो मॉन्स्टर आकर तुम्हें ले जाएगा। बस इतना सुनते ही माइक चुपचाप जाकर छुप गया और एबिगेल पुलिस को टालने लगी। लेकिन पुलिस वाला घर के अंदर घुस आया और वह यह देखकर हैरान था कि घर बिल्कुल भी रहने लायक नहीं था, फिर भी एबिगेल रह रही थी। एबिगेल ने उसे बताया कि वह अकेली रहती है, घर में कोई बच्चा है ही नहीं तो कॉल भला किसने की होगी। लेकिन घर में बिखरे पड़े खिलौने कुछ और ही बता रहे थे। जब तक पुलिस घर के बाहर था तब तक एबिगेल उससे नॉर्मली बात कर रही थी, लेकिन जैसे ही वह घर के अंदर आया एबिगेल उसके साथ भी खेलने लगी। एकदम से वह गायब हो गई और थोड़ी दूर से उसकी आवाज आई जैसे वह बच्चे के पीछे पड़ी है। यह सुनकर पुलिस वाले ने बैकअप बुला लिया। फिर एबिगेल की तलाशी में वह बाथरूम तक पहुंचा जहां बाथटब पूरा खून से भरा पड़ा था और उसमें भी खिलौने तैर रहे थे। अब तक तो पुलिस भी शांत थी पर यह देखते ही उसने गन निकाल ली। एबिगेल अभी माइक के साथ जबरदस्ती लुका छुपी खेल रही थी तो उसकी आवाज सुनकर पुलिस वाला पहुंच गया नीचे बेसमेंट में, जहां पे उसे मिली माइक से पहले गायब हुए तीनों बच्चों की बॉडीज, उनके साथ जैसे कोई सैटनिक रिचुअल किया हो। शेरिफ उन्हें देख दंग था कि तभी एबिगेल आकर उसके पास नाचने लगी। वह कुछ कर पाता उससे पहले एबिगेल ने हमला करके उसे भी चीर डाला और यह सब माइक के सामने हुआ। बल्कि 3 बच्चों की बॉडीज भी घर के अंदर माइक के सामने ही हैं। फिर भी वह एबिगेल को अपनी माँ मानती है जबकि उसका हाल भी उन बच्चों जैसा हो सकता है। यह पूरा मामला आखिर है क्या, वह जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 1 साल पीछे, जब एबिगेल अपने डैड जॉन और छोटी बहन एलिस के साथ नए घर में रहा करती थी। एबिगेल के मॉम डैड का डिवोर्स हो चुका था जिस वजह से उसका डैड जॉन बहुत ज्यादा स्ट्रेस में था क्योंकि दोनों बच्चियां उसके पास से जाने वाली थीं। इसी बीच जॉन को कहीं से मिल गया वही एंशिएंट टॉय या आर्टिफैक्ट। तो जॉन ने सोचा कि इसे बेच के अच्छा पैसा मिल जाएगा। उसकी जानकारी निकालने का काम जॉन ने दिया अपने दोस्त स्टीव को और स्टीव ने उसके बारे में ऑनलाइन रिसर्च की तो पाया कि वह आर्टिफैक्ट बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसे बच्चों से दूर रखने की जरूरत है क्योंकि वो एक पोर्टल है वुल्पाजू नाम के डेमन के लिए जो बच्चों को खाता है। अगर उस आर्टिफैक्ट का सर खोल दिया जाए तो वुल्पाजू इस दुनिया में आ जाएगा। फिर वो लोगों को अपने बस में करेगा, बच्चों का शिकार करेगा, उन्हें सैक्रिफाइस करेगा या उन्हें भी डेमन बना देगा। वो बहुत कुछ कर सकता है
और उसका कहर किसी बीमारी की तरह फैलता है। इसीलिए स्टीव ने जॉन को सलाह दी कि उस आर्टिफैक्ट को किसी कोने में छुपा के रख दे। लेकिन जॉन ठहरा टेढ़ा आदमी। स्टीव के मना करने के बावजूद उसने आर्टिफैक्ट का सर खोल दिया, जिसके बाद वो डीमन के बस हो गया। और सबसे पहली ज्यादती उसने अपनी बेटी एबिगेल के साथ की, जिसका होंठ बचपन से ही डिसफिगर्ड है। एलिस के सोते ही वो एबिगेल के रूम में पहुंचा और जबरदस्ती उसके साथ संबंध बनाए। फिर बोला कि ये बात किसी को बताना मत, वरना मॉन्स्टर आ जाएगा। लेकिन बस इतना ही नहीं था। बाद में जब एबिगेल पानी पीने गई तो जॉन उसके पीछे सीलिंग पे भागता हुआ दिखाई दिया। एबिगेल जाके सो गई, लेकिन कुछ देर बाद ही उसकी आंख खुली क्योंकि जॉन उसका पैर खा रहा था। इधर से डेमन ने एबिगेल को पकड़ा और उधर से जॉन ने। फिर उसके मुंह में अपना गंदा खून उगलकर जॉन ने एबिगेल को भी डेमन के वश में कर दिया। पूरी रात जॉन को होश नहीं था। उसे सुबह होश आया, पर तब तक एबिगेल घर छोड़कर जा चुकी थी। जॉन के पेरेंट्स के घर में जो सालों पहले जल गया था। उधर डेमन का बच्चा बहुत जल्दी एबिगेल के पेट में बड़ा हो रहा था। जॉन के थ्रू डीमन ने एबिगेल के साथ जो जबरदस्ती की थी, इसीलिए ताकि उसका बच्चा इस धरती पे जन्म ले सके। लेकिन एबिगेल ने खुद एक हैंगर लेकर उस बच्चे के टुकड़े कर दिए। पर तब तक एबिगेल की बॉडी थोड़ी बहुत सड़ चुकी थी, क्योंकि उसके अंदर डीमन का बच्चा जो था। एबिगेल ने फोन पे अपनी बहन एलिस से भी बात की और उसे बताया कि मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करना। एबिगेल को पता था कि कोई उसकी बात पे यकीन नहीं करेगा, लेकिन उसने सोच रखा था कि वो चर्च में जाके मदद मांगेगी। मगर उससे पहले डीमन के बस में हुआ जॉन उसके पास पहुंच गया और बोला कि तुमने डीमन के साथ गद्दारी की है, जिसकी सजा तुम्हें मिलेगी। उसने चाकू से एबिगेल का हाथ चीर दिया, लेकिन असली सजा ये नहीं थी। एबिगेल के किए की असली सजा डीमन देगा एलिस, यानी कि उसकी बहन के साथ भी वही करके जो एबिगेल के साथ किया। अब एबिगेल के लिए एलिस से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं। इसलिए एबिगेल ने डीमन के सामने हाथ जोड़कर भीख मांगी कि एलिस को कुछ मत करना, तुम जैसा बोलोगे अब मैं वैसा ही करूंगी। एबिगेल ने डीमन के बच्चे को मारा, इसलिए बदले में डीमन को एक बच्चा ही चाहिए, एक खास बच्चा जिसे एबिगेल ही ढूंढेगी। इसी के चलते एबिगेल ने बच्चों को उठाना शुरू कर दिया, जिनमें चौथा बच्चा था माइकी। जो पहले 3 बच्चे थे वो डीमन के काम के नहीं थे, यानी खास बच्चे नहीं थे, इसलिए डीमन ने उन तीनों को मार दिया। पर माइकी खास बच्चा निकला, इसलिए 9 महीने बाद भी वो जिंदा है। खास बच्चा मतलब कि ऐसा बच्चा जो अंधेरे की तरफ आकर्षित हो, तभी तो डीमन उससे अपना काम निकलवाएगा। और माइकी ऐसा ही बच्चा है जो डेड बॉडीज देखकर घबराता नहीं। अब तक एबिगेल डीमन के इशारों पर ही चल रही थी। उसे खास बच्चा देने के बावजूद भी वो कहीं गई नहीं, क्योंकि उसे माइकी की चिंता थी। वो माइकी को बचा रही थी। लेकिन ये सब खून खराबा अब उससे और नहीं हो रहा, इसलिए माइकी के सामने उसने पुलिस की गन से खुद को गोली मार के अपनी जिंदगी खत्म कर ली। अब डीमन के साथ माइकी रह गया अकेला। डीमन उसके पीछे लग गया तो माइकी ने गन उठाकर डीमन को गोली मार दी। अगली सुबह पुलिस आई और इस क्राइम सीन की खबर हर जगह फैल गई। रेडियो पर एबिगेल की मौत की खबर सुनकर जॉन भी टूट गया। रेडियो पानी में डालकर उसने अपनी भी जान दे दी। अब हम आते हैं 20 साल आगे, जब एलिस बड़ी हो चुकी है और उसने किताब लिखी है अपनी बहन एबिगेल के ऊपर। नाम है मॉमी मॉन्स्टर। माइकी ने जो उस रात पुलिस के पास कॉल की थी, उससे ये नाम लिया गया है। और किताब के कवर पे भी माइकी की बनाई हुई ड्राइंग है, जिसमें माइकी की असली माँ दूर खड़ी है और माइकी घर के अंदर है एबिगेल के साथ, जिसे वो अपनी असली माँ मानता है, आज भी उसके मर जाने के बाद भी। इसे कहते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम, जिसमें विक्टिम अपने एब्यूजर के साथ ही एम्फेसाइज करने लगता है। ड्राइंग में घर के नीचे 4 बॉडीज भी देख सकते हो, 3 बच्चों की और 1 पुलिस की, और उनके बीच में है डीमन। एबिगेल का नाम अमेरिका के सबसे खतरनाक सनकी लोगों में आता है, तो उसी को पकड़ के एलिस ने ये किताब लिखी है, क्योंकि एलिस उसे करीब से जानती थी। और यही तो दुख की बात है। इसे बचाने के लिए एबिगेल खुद बर्बाद हो गई और उसका मोल ये ऐसे चुका रही है। अपनी बुक प्रमोट करने के लिए वो पहुंची है जेनिफर नाम के जर्नलिस्ट को इंटरव्यू देने। यही मेन बात है कि माइक ने कभी अपना मुंह नहीं खोला, इसलिए सारा मसाला इधर उधर से लिया जा रहा है। इसकी वजह माइक का डॉक्टर बता रहा है, भारी ट्रोमा। माइक ऐसे पीटीएसडी से गुजर रहा है जो डॉक्टर ने आज तक नहीं देखा। वो कुछ और ही बन चुका है। यहाँ तक कि उसकी जो सारी ड्राइंग्स है उनमें बस एबिगेल है या फिर वो तीनों डेड बच्चे। उन बच्चों की जो ड्राइंग माइक ने बनाई है, उसी से हम समझ सकते हैं कि माइक के दिमागी हालत कैसी है। ड्राइंग में हम साफ साफ देख सकते हैं कि माइक ने उन लाशों के साथ ही एक बॉन्ड बना लिया था। वो खुद को उन्हीं में से एक मानने लगा था, यानी कि माइक खुद को मरा हुआ मानता है। ऑनलाइन यही बात फैली हुई है, क्योंकि इसकी गवाही जॉन का दोस्त स्टीव देता है। वो सीधा कहता है कि एबिगेल एक डेमन के कब्जे में थी,
वो भी उसके बाप की गलती की वजह से, और वो डेमन आज भी यहीं पर है। इस केस के अराउंड इतनी मिस्ट्री है कि अगली कॉन्जरिंग मूवी इसी पे बनेगी बस। फिर सारा क्रेडिट कौन ले जाएगा? एलिस ने थोड़ी रिसर्च की तो वो पाया कि 60% लोगों के साथ बचपन में कोई न कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस जरूर होता है। पर हिला देने वाली बात यह है कि जो भी क्रिमिनल्स होते हैं उनमें यह नंबर 97% है। यानी अगर प्रॉपर केयर न की जाए तो यह विक्टिम्स अपने ट्रॉमा की वजह से क्रिमिनल्स बन जाते हैं। इसका मतलब है कि माइक भी खतरनाक साबित हो सकता है। इसकी आशंका एलिस को पहले से है। वो आराम से डॉक्यूमेंट्री देख रही थी कि तभी उसके घर की डोरबेल बजी। एक बच्चा गेट पर खड़ा था लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था, क्योंकि वो कोई बच्चा नहीं बल्कि माइक था जो घुटनों के बल बैठा हुआ था ताकि बच्चा लगे। एलिस समझ नहीं पाई, इसलिए उसने कैंडी देकर उसे भेज दिया। फिर एलिस के पास आता है और फोन पे बोल रही थी पोसेस्ड एबिगेल। एलिस सोई तो सपने में भी उसे एबिगेल और डेमन दिखाई दिया। डोरबेल बजने पर वो जागी और दरवाजे पर था माइकी, जिसे वो अब भी बच्चा समझ रही थी। पर जैसे ही वो खड़ा हुआ एलिस को समझ आ गया कि वो माइक है जो इंटरव्यू देख के ट्रिगर हुआ है। एलिस ने जल्दी से जाके अपनी गन उठाई और तब तक वो आके आराम से घर के अंदर बैठ गया। पहले तो एलिस ने आराम से उससे पूछा कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तो माइक ने उसे बोल के जवाब दिया कि अब तुम सेफ नहीं हो, वो वापस आ चुका है और इस बार मॉमी भी तुम्हें नहीं बचा सकती। माइक बताता है कि मुझे बहुत डार्क थॉट्स आते हैं जो मुझसे बहुत गलत चीजें करने को कहते हैं, क्योंकि मैं चोजन वन हूँ डार्कनेस के लिए, लेकिन मैं वो सब नहीं करना चाहता। ये सब बताते हुए माइक रोने लगा और बोला कि तुम मेरी मॉमी बन जाओ, जिससे पता चलता है कि दिमाग से वो आज भी वहीं पे फंसा है, आज भी बच्चा है। लेकिन उसकी हरकतों से एलिस घबरा चुकी थी, इसलिए उसने सीधा गन तान दी और बोली कि यहाँ से अभी के अभी चले जाओ। पर अब क्या फायदा, माइक के साथ डेमन भी घर में आ चुका है और वो कहीं नहीं जाने वाला। माइक खुद ही घर से भागकर चला गया और तभी डेमन ने एलिस को अपनी शक्ल दिखा दी। अब जाके हम भी क्लियरली डेमन को देख पाए और माइकी के दिमाग में चल रहे फ्लैशबैक से हमें पता चला कि उस रात डेमन ने माइकी के ऊपर भी कब्जा कर लिया था। फिर इसके हाथों पुलिस की बॉडी में चाकू घुसवाए थे और वही काम अब फिर से करवाना चाहता है एलिस के ऊपर। कुछ देर बाद एलिस का बॉयफ्रेंड एलेक्स वहाँ पे आ गया, लेकिन वो अंदर जा पाता उससे पहले पोजेस्ड माइकी ने उसे वैसे ही स्टैब करके मार डाला जैसे बचपन में डेमन ने उसकी प्रैक्टिस करवाई थी। सुबह तक ये खबर जेनिफर के पास पहुंच गई तो उसने स्टूडियो में कॉल करके कह दिया कि जल्दी से एलिस को बुला लो और पैसा छापने का मौका आ चुका है। पर जब तक जेनिफर खुद स्टूडियो में पहुंची तब तक माइकी ने पूरा स्टूडियो उजाड़ दिया था। जो एक दो लोग बचे थे उन्हें जेनिफर के सामने ही मार डाला। सिर्फ एक वर्कर डायना बची हुई थी जिसे जेनिफर ने खुद ही मरवा दिया अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन बच फिर भी नहीं पाई। माइकी ने उसका भी बुरा हाल कर डाला लेकिन जान से नहीं मार पाया क्योंकि गोली खत्म हो चुकी थी। इतने में मौका देखकर जेनिफर ने टेजर मारकर उसे बेहोश कर दिया, जिसका असर ज्यादा देर तक नहीं रह पाया। माइकी ने एक बार फिर ऑलमोस्ट जेनिफर को मार ही डाला था कि तभी बीच में आ गई एलिस। वो बोली कि मैं तुम्हारी मॉमी बनने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर माइकी ने जेनिफर को छोड़ दिया, पर तभी डेमन ने जोर मारा तो माइकी ने एलिस का गला पकड़ लिया। अब एलिस की जान जाने को थी